चलिए शुरू करते हैं आज से क्वेश्चन। देखिए पहला क्या आता है, एक गद्यांश आता है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन इसमें दिए होंगे, उनमें से छांट करके आपको बताना है। ठीक दोस्तों, तो देखिए चलिए यहाँ आपको गद्यांश दिखा दे रहे हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन सीधा चलते हैं। देखिए आप लोग इसे पुश करके या स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। पहला है शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है दोस्तों। तो शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है दोस्तों, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बृहस्पति और यूरेनस के बीच। ठीक, कौन से, बृहस्पति और यूरेनस के बीच दोस्तों ये क्या करता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहस्पति और यूरेनस के बीच ये क्या करता है, अपनी कक्षा को पूरा करता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से आप लोग ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा आसाम से। चलिए अगला है, दूसरा है शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व क्या है, कम है। किससे कम है दोस्तों, तो आपको बता दें पानी से भी कम है। ठीक, आपको इसमें मिल जाएगा, आप वहाँ पे ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है। तो सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा है दोस्तों, तो शनि ही है दोस्तों। कौन सा है, शनि ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शनि में समा सकती हैं तो कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं, मतलब कितना बड़ा है शनि, तो ये बताना है। तो लगभग 750 पृथ्वियों के बराबर है दोस्तों। क्या है, शनि है। ठीक, उसका भार कितना है, 700 सॉरी ये कितने बड़ा है, 750 पृथ्वियों के बराबर है। और शनि का भार कितने ग्रह के बराबर है, तो 95 पृथ्वियों के बराबर है। ठीक दोस्तों, तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए अगला है, सौर मंडल में शनि का क्रम कौन सा है। तो सौर मंडल में शनि का कौन सा क्रम है दोस्तों, तो छठवां क्रम है। कौन सा है, छठवां क्रम। तो चलिए अब आए हैं आपके मेन क्वेश्चंस। ये हमने गद्यांश से छांट लिया क्वेश्चन। अब देखिए अब आपके शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। देखिए छायावादी के 4 स्तंभ थे, पंत, निराला, वर्मा और प्रसाद। ठीक, तो ये चीजें थे आपके। तो इनमें से मेन छायावादी कौन सा था, देखिए महादेवी वर्मा, वियोगी हरि, या डॉक्टर राम विलास शर्मा, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आपको बता दें कौन है इसमें से, तो एक स्तंभ में से एकमात्र कवित्री थी, कौन थी, महादेवी वर्मा जी। ठीक, तो महादेवी वर्मा क्या है, छायावादी की लेखिका है। ठीक, छायावादी कवित्री हैं दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे। ठीक है, इनके बारे में, उनकी रचनाएं भी बहुत सारी हैं जिनके बारे में हमने एक रचनाओं की लिस्ट में हमने सब बता दिया दोस्तों, तो वहाँ वो देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन का, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 है। कितनी है, 33 है। व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 है। और स्वरों की बात करते हैं तो 11 है, और टोटल वर्ण की बात कर लेते हैं तो 52 वर्ण है। ठीक दोस्तों, तो ये चीज याद रखेंगे, अगर वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछता है तो 52 बता देना। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। और व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। और अयोगवाहों की संख्या कितनी है, 2 है, जिसको अंक और आहा बोलते दोस्तों। अयोगवाह कौन कौन से हैं, तो अंक और आहा टोटल 2 है दोस्तों, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग भी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो वर्णमाला वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं, संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये है कि आँखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राशि, ए बतियन सुन रूखी। तो यहाँ पर कौन सा रस है दोस्तों, देखिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया। आँखियाँ हर दर्शन की भूखी, जो आँखें हैं वो क्या हैं, उनकी दर्शन की भूखी हैं, हर के दर्शन की भूखी हैं दोस्तों। तो ये बिछड़ी हुई बातें कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वियोग श्रृंगार रस दोस्तों। ठीक है, और जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव क्या आता है, रति या प्रेम होता है दोस्तों। और वीर का उत्साह होता है, शांत का निर्वेद होता है दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे, इनके स्थायी भाव जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा से ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद कौन सा होता। तो आपको बता दें दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है दोस्तों, सोरठा होता। क्यों, क्योंकि देखिए जब दोहा की बात करते हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती है, तो 13-11। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रख लेंगे। दोहा में 13-11 मात्राएं होती है, और दोहा का जस्ट उल्टा क्या होता है, सोरठा। सोरठा में फिर कितने हो जाएंगी, 11-13। ठीक, तो इसीलिए क्या कहते हैं, दोहा का विपरीत कौन सा था, दोहा का उल्टा छंद कौन सा होता है, तो आपका सोरठा होता दोस्तों। तो याद रख लेंगे सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता दोस्तों। ठीक है, और ये चीज बता दें चौपाई में भी 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये मात्राएं पूछी आती है, इसलिए हमने चौपाई की बता दी हैं। देखिए याद करिए, दोहा में कितनी होती है, 13-11, 13 और 11 मात्राएं होती है दोहा की, और इसका उल्टा क्या होगा, सोरठा 11-13, और चौपाई में 16-16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों। देखिए हमने बताया था कि जहां कहीं भी सा, सी, से, सरिस ऐसे सेंटेंस आएंगे वो आपका उपमा अलंकार होगा, जहां पर कोई चीज तुलना कर दिया। देखिए यहाँ पे सी आ गया दोस्तों, तो सा, सी, से, सरिस जैसा है ना, तो ये सब क्या होते हैं, उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। और उपमा के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, साधा, धर्म और वाचक। ठीक, तो ये चीजें होते हैं
आपके उपमा से रिलेटेड। ठीक, अनुप्रास क्या होता है, किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, मतलब कोई वर्ण बार बार आता है, जैसे रघुपति राघव राजा नाम में रा की आवृत्ति हो रही, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहां पे जन जानो मन मानो आएगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा दोस्तों। संभावना क्या होता है, जिस किसी चीज में संभावना व्यक्त की जाए वही क्या होता है, संभावना अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, इचु यसा नाम तालु। ठीक, तो इचु देखिए सॉरी अकुह विसर्जन नाम कंठा, तो ये क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे। देखिए आ बड़ा आ और आहा है ना विसर्गी, और का वर्ग वाले काखा गाघा, ठीक, ये क्या होते हैं दोस्तों, कंठ होते हैं दोस्तों, क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आप लोग हमारा देख लीजिएगा वर्णमाला के, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कौन समास होता है, वो हमारा बहुब्री द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुब्री समास। देखिए इसमें क्या होते हैं कि दो पद मिलकर एक कोई नया पद निर्माण करते हैं, जैसे कह देगा 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन होगा, क्या होगा, दशानन। दशानन मतलब जैसे ही कहा गया तैसे हमारा तीसरी पद आ गया, कौन सा आ गया, रावण, अर्थात रावण 10 है, आनंद जिसके अर्थात रावण, तो तीसरा पद की तरफ इंडिकेट कर देगा, मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वही क्या होता है, बहुब्री समास होता है। हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा 12 का ए नंबर, बहुब्री समास। जैसे चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर, ठीक, ये सब क्या है, बहुब्री समास के उदाहरण दोस्तों। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, जहां पे योजक चिन्ह पाया था दोस्तों, द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, यहाँ पे कारक चिन्ह पा जाएंगे। ठीक, और कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों, आपका विशेष विशेषण का संबंध होगा, जैसे कुपुरुष है ना, कुपुरुष या कापुरुष, कायर पुरुष ना, तो ऐसे सेंटेंस आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें क्या है, उपसर्ग है, ये अव्ययभाव समास होना चाहिए। जैसे हमने पूछा था कि है ना कि कुपुत्र कौन सा होगा, तो लोगों ने बताया कि सर जी ये बहुब्री होगा। ठीक है, अव्ययभाव होगा, सॉरी लोगों ने बताया अव्ययभाव होगा, तो दोस्तों अव्ययभाव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए जहां पर देखिए उपसर्ग है, हम आपकी बात मानते हैं उपसर्ग है तो अव्ययभाव होना चाहिए, मगर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जहां पर कोई भी उपसर्ग जो है आपके विशेषण की तरह यूज होने लगे तो वो आपका अव्ययभाव समास नहीं होता दोस्तों। जैसे कु मतलब क्या होता है, गलत है ना, गंदा पुरुष है ना, तो कुपुरुष मतलब क्या, गंदा पुरुष है ना। कुपुत्र जिस तरह से कुपुत्र होता है, मतलब क्या, कुपुत्र मतलब क्या होता है, एक सुपुत्र होता है, सही पुरुष है ना, जो आज्ञा का मानता माता की, और कुपुरुष होता है जो खराब होता है ना। तो कु मतलब क्या, गंदा, और पुरुष मतलब, तो इसकी विशेषता हुई ना, मतलब पुरुष की विशेषता क्या हुई या पुत्र की विशेषता हुई, वो गंदा है। ठीक, तो इसलिए जहां विशेषता बता दिया है वो आपका अव्ययभाव समास ना होकर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे समास वाली वीडियो जाएंगे, समास देख लेंगे, तो वहां पे आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। देखिए अल्पप्राण कौन सी होती है, पहले वर्ण वाली, अल्पप्राण, महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण। तो सम वाले क्या होते हैं, विषम वाले क्या होता है, अल्पप्राण, 1 3 5। ठीक, तो हमारा देखिए कौन सा क्या होगा, ध्वनि अल्पप्राण होगी, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ता वाला। ठीक, ता क्या होगी, हमारी अल्पप्राण होगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों, देखिए अनुप्रास तो है। ठीक, अनुप्रास में कौन सा, श्रुत्यानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, लटानुप्रास है, या फिर छेकानुप्रास है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, तो आपको बता दें जहां कहीं भी हमने पढ़ाया है, अनुप्रास के अंदर भी पढ़ाया कि कितने भेद होते हैं अनुप्रास के। देखिए जहां कहीं पर एक ही वाक्यखंड बार बार रिपीट हो, या फिर एक वाक्यखंड बार बार रिपीट हो, या फिर कोई एक शब्द जो है 2 बार है, उसके अर्थ सेम ही हो। अगर देखिए अलग अलग हो जाएंगे तो यमक अलंकार हो जाएगा, अगर सेम ही अर्थ हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका लटानुप्रास दोस्तों। ठीक, देखिए यहाँ पे राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, फिर वही चीज फिर रिपीट होगी, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। देखिए दोनों चीजें क्या हुई, वही चीज दोबारा रिपीट हो गई दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लटानुप्रास हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें पूरा वाक्यखंड उसी अर्थ में वही चीज रिपीट करे, जैसे कि है ना, बालक तो बालक है ना, तो यहाँ पे बालक तो बालक है। अब देखिए बालक तो बालक है, या फिर लड़का तो लड़का ही है ना, तो ऐसा भी सेंटेंस आता है, तो बालक तो बालक है, दोनों बालक का अर्थ एक ही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लटानुप्रास हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा, कूत पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय, वहां पर भी क्या होता है, लटानुप्रास। मतलब कोई भी एक वाक्यखंड पूरा का पूरा वही चीज वाक्य उतार दे जाए नीचे, थोड़ा सा डिफरेंट हो या फिर ना भी डिफरेंट हो तब भी चल जाएगा, तो वहां पर आपका लटानुप्रास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार दोस्तों नहीं है, तो आपको बता दें दोस्तों कि कौन कौन से होते हैं सादृश्य मूलक की, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक, ये क्या होते हैं, सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं।
हैं, मगर यहाँ पर कौन सा है, विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा, विशेषोक्ति अलंकार, यही हमारा क्या नहीं होगा, ठीक, तो यही नहीं होगा। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है दोस्तों, जहां पर कारण के रहते हुए भी काम ना हो पाए, वही क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार। जैसे पानी बीच मीन, मीन प्यासी है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। देखिए पानी के बीच क्या है, मछली है, मगर मछली प्यासी है, तो देखिए कारण है, पीने के लिए पानी चाहिए, पानी भी है, मगर वो भी फिर भी क्या है, प्यासी है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, जहां पर कारण के होते हुए भी काम ना हो, वो क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वीडियो में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। चलिए अगला है, रीति काल को श्रृंगार काल की उपमा किसने दी, संज्ञा किसने दी दोस्तों, शिव कुमार, शिवनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रमा शंकर शुक्ल सरास, तो किसने दी मेरे दोस्तों, तो आपको बता दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, तो कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना दोस्तों नहीं है, तो आपको बता दें कौन सी नहीं है, उर्वशी, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसको तो आप भूलिए मत ना, ठीक है। कुरुक्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट, रश्मिरथी वेरी इंपॉर्टेंट, मृगनयनी नहीं है दोस्तों, और मृगनयनी आपको बता दें ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया था कि मृगनयनी किसकी रचना है दोस्तों, तो आपको इसके जो रचनाकार है उनका नाम याद करना है, कौन है, वृंदालाल वर्मा। कौन है दोस्तों, वृंदालाल वर्मा की रचना है कौन सी, मृगनयनी, ठीक, वृंदालाल वर्मा। और इन्हें क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। किसको, वृंदालाल वर्मा को क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई दोस्तों। और वृंदालाल वर्मा कहाँ के रहने वाले थे, ये देखिए ग्वालियर में रहते थे, राजा मान सिंह के यहाँ दरबारी रहते थे, ठीक, तो जिस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये कहाँ रहते थे, मान सिंह के यहाँ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिरंगा शब्द में समास, तिरंगा में कौन समास, द्वंद्व, अव्ययभाव, द्विगु या फिर कर्मधारय। हमने बताया जहां कहीं भी तिरंगा, देखिए पहला शब्द संख्यावाची हो, ठीक, वहां पे क्या हो जाता है हमारा द्विगु समास होता है दोस्तों। पहला शब्द संख्यावाची, तिरंगा, तीन रंगा, ठीक, तीन रंग का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि ऑप्शंस में है नहीं, वैसे बहुब्रीहि भी हो सकता है क्योंकि तीन रंग का झंडा अर्थात हमारा तिरंगा हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा, तो बन सकता है, मगर यहाँ पे बहुब्रीहि दिया ही नहीं, कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं, ठीक, तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, किस पंक्ति में अपानुत अलंकार है, इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, या इसका मुख ही चंद्रमा है, यह चंद्र ही मुख है दोस्तों। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखिए जहां पर किसी चीज क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में आरोप यानी निषेध हो जाए, मतलब कि उससे नकार दे जाए, वही क्या होता है आपका अपानुत अलंकार क्या हो जाएगा। देखिए यह चंद्र ही मुख है, देखिए यहाँ पर चंद्रमा नहीं है, ये मुख है दोस्तों, ठीक है, चंद्रमा नहीं मुख है, तो यही क्या होगा आपका अपानुत अलंकार होगा दोस्तों। देखिए यहां पर देखिए आप समझिए, इसका मुख चंद्रमा के समान है, इसका मुख क्या है, चंद्रमा के समान है, ठीक, तो यहाँ पे कौन सा होगा, उपमा अलंकार, ठीक, चंद्र इसके मुख के समान है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसका देखिए उपमा का उल्टा क्या होता है आपका, प्रतीप अलंकार, तो प्रतीप हो जाएगा, इसका मुख ही चंद्र है, तो यहाँ पे क्या देखिए, इसका मुख ही चंद्र है, मतलब क्या कि मुख है चंद्र है, तो मतलब क्या रूप दे देगा, तो ये रूपक हो जाएगा दोस्तों। तो सभी अलंकार के बारे में बता दिया, थोड़ा थोड़ा भेद होता है, ये हमने चारों के बारे में बता दिया कौन से पंक्ति में क्या अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गधा का तत्सम क्या होगा, तो गधा क्या होता, गदर्भ होता, ठीक, गर्दभ होता, सॉरी गर्दभ होता दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्दभ दोस्तों। चलिए अगला है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, बादल का, कुबेर का, कल्प तरु का या फिर चपला का दोस्तों, तो किसका होता है आपको बता दें, कुबेर का होता है अलंकेश, ठीक है, किसका होता है, कुबेर, जो कि क्या थे आपके जो रुपए पैसे होते, वित्त मंत्री समझ लो उस समय के देवी देवता, जैसे कि लक्ष्मी जी थी उस तरह से कुबेर भी थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे वाक्य भाग की शुद्धि का चयन करना है। देखिए वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिहीन भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि नहीं तो डी भाग को चयनित कीजिए। धन को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, या फिर कोई त्रुटि नहीं दोस्तों। तो इसमें देखिए त्रुटि क्या है दोस्तों, हम आपको बता दें, तो इसमें देखिए किसमें त्रुटि है, तो दूसरे ऑप्शन में त्रुटि। देखिए धन को व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब ही क्या होता है, बेकार दोस्तों, तो कोई चीज हम दोबारा यूज नहीं करते, जैसे कह देगा वो शनिवार के दिन नहीं गया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा ना, वो शनिवार के दिन नहीं गया, तो शनिवार खुद ही एक दिन है, तो दिन का प्रयोग नहीं किया, वो शनिवार को नहीं गया, ठीक, ये सेंटेंस सही होना चाहिए था, ठीक। तो उसी प्रकार से व्यर्थ का मतलब ही क्या होता है, बेकार में, तो यही क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन का हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके पास कुछ ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी है, जिसके पास कुछ भी नहीं होगा दोस्तों क्या होगा, अकिंचन हो जाएगा। अकिंचन किसका पर्यायवाची है, गरीब का ना, अकिंचन किसका होता है, गरीब का होता है, ठीक है, तो अकिंचन शब्द हो जाएगा, जिसके पास कुछ भी ना हो दोस्तों उसको अकिंचन कहते हैं। अक्षम क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में बताते हैं, जिसमें कुछ करने की क्षमता ही ना हो वो अक्षम होता है दोस्तों, और जो कुछ नहीं जानता उससे क्या बोलते हैं, अज्ञ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। और जिसमें सामर्थ्य ना हो वो क्या होता है, असमर्थ होता है दोस्तों, ठीक। तो हमने चारों ऑप्शन बता दिए, इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों। चलिए अगला, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यय प्रत्यय लगाने से बना है, तो देखिए कौन सा पद व्यय प्रत्यय
प्रत्यय लगाने से बना है दोस्तों, तो आपको बता दें कौन सा लगा है, डटैया, डट प्लस अया, है ना, तो क्या हो जाएगा, वैया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सॉरी डटैया नहीं, खवैया, तो है ना, तो खवैया में क्या हो जाएगा हमारा वैया प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। खवैया में क्या है, खाना क्रिया है और वैया क्या प्रत्यय लगने से खवैया बन गया। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 25 नंबर, पित्रानुमत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पित्रानुमत से सही संधि क्या होगा, ठीक, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि क्या होगा, देखिए संधि विच्छेद तो ये खुद ही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पित्रानुमति या पितृनुमति या फिर पितृनुमति या फिर पित्रानुमति। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, पितृनुमति, है ना, पितृनुमति। तो हमारा दोस्तों ये सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और ये कौन संधि होगी, तो यण संधि होगी, री से ऋषि और ई मिलकर री बन गया, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा हमारा यण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए वर्तिका का तद्भव क्या, ये देखिए क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया, वर्तिका किसका तद्भव होता है दोस्तों। तो आपको बता दें वर्तिका मतलब क्या होता है दोस्तों, बाती, बाती, ठीक है, वर्तिका मतलब क्या होता है, बाती। देखिए और एक क्वेश्चन आपके लिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी लेखपाल में पूछाते हैं, ठीक, यूपी SSC में, कि देखिए 4 खंड दिया जाता है, देखिए नीचे दिए गए वाक्य में पहले और अंतिम भाग को एक ही क्रम में रखने हैं और उसके बाद 4 भाग इनके बीच में आपको सटा कर रखने हैं, सही ढंग से सजाने हैं, या रा लावा को, है ना। तो इनकी संख्या दी गई है, इन चारों भाग को उचित क्रम में लगाएं, कि इन चारों को उचित क्रम में लगाने के बाद ताकि एक सही वाक्य बन जाए। देखिए जिस प्रकार दहकता है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धैर्य, ठीक है, धैर्य पर्याय होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, किस प्रकार से आपको इसको लगाना है कि एकदम से सही माना जाए दोस्तों। तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, वा या ला और रा, वा या ला और रा दोस्तों। देखते हैं, देखिए दोस्तों वा या रा और ला इस तरह से होगा। देखिए पहले में हम क्या लगा देंगे, पहला या कर देंगे, दूसरा क्या हो जाएगा या वाला, तो दूसरा हो जाएगा ये, और तीसरा हो जाएगा रा वाला, और चौथा हो जाएगा ला वाला, ठीक। तो 4 ये। अब देखिए जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकता है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है चाकू का बहुवचन क्या होगा। देखिए ये तो क्वेश्चन आपके लेखपाल का पूछा गया क्वेश्चन, चाकू का बहुवचन क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग चाकुओं कह रहे होंगे, बिल्कुल यही कह रहे होंगे दोस्तों, मगर आपको बताते हैं कि चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है दोस्तों, इसका बहुवचन सेम ही रहता है। देखिए चाकू एक अकारांत पुल्लिंग है, बिल्कुल सही। देखिए चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन समान होते हैं दोस्तों। तो ये चीज आप लोग याद रख लेंगे। तो चाकू का बहुवचन क्या होगा, चाकू ही होगा दोस्तों, ठीक है, चाकू नहीं होगा। चलिए परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा, परिश्रम का विलोम क्या होगा, आश्रय, विश्रांत, विश्राम या फिर विश्रम। तो दोस्तों परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, विश्राम। परिश्रम करना क्या, विश्राम कर लेना, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुंस दशरथ अजय विहारी। तो इसमें कौन सा चौपाई है। देखिए तो हमको पता है कि दोस्तों ये किसके हैं, रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, तो चौपाई हो जाएंगे। अगर देखिए फिर भी अगर नहीं पता तो हम इस पे क्या मात्राएं लगा के देख लेंगे। देखिए 2 1 1 फिर 1 1 1 और फिर 1 2 1 1 और 2 और 2 ना। तो कितने जाएंगे, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल 16 मात्राएं आ गई और 16 इसमें भी होंगी, करने गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 16 मात्राएं आ गई, मतलब क्या चौपाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक, चौपाई हो जाएगा। और दोहा भी याद रखना दोस्तों, कई बार बता चुके 13 11 मात्राएं होंगी, सोठा में 11 13, क्योंकि इसका उल्टा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको साथ ही साथ याद करके चलना है दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, क्रिया के आधार सूचित करने वाला कारक है। जो क्रिया का आधार सूचित करता है वो कौन सा कारक है दोस्तों। तो आपको बता दें अधिकरण होता, अधिकरण में पर, ठीक। तो यही क्या होता है, क्रिया के आधार को सूचित करता है दोस्तों। चलिए अगला है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग। ये भी क्वेश्चन आपके लेखपाल का दोस्तों। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठकुरानी, ठकुराइन या ठकुरिन या फिर ठाकुरी दोस्तों। तो ठाकुर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें तो ठाकुर क्या होता है, ठकुराइन होता है, ठीक, ठकुराइन। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा, ठकुराइन दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप लोग कर लेना, ये ऐसे लिखा जाएगा ठकुराइन, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे पंडित का पंडिताइन होता है उसके साथ ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है जगन्नाथ में कौन संधि है, जगत प्लस नाथ। देखिए क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, तो ता के नीचे हलंत होगा दोस्तों, जगत प्लस नाथ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके नीचे क्या लग गया, विसर्ग लग गया। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी
हलंत लग गया तो इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन संधि होगा दोस्तों। ठीक, देखिए जो ना होता है वो ता में टूट जाएगा दोस्तों, तो जगत प्लस नाथ जगन्नाथ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, तो किसमें कर्मधारय समास है दोस्तों, चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी में मतलब हाथ में विष्णु भगवान, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीलोत्पल, नीलोत्पलम, ठीक, इसमें क्या है आपका, यही क्या है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे चक्रपाणी में क्या हो जाएगा, जिसके हाथ में चक्र है। ठीक, देखिए चतुर्युगम, तो 4 युगों की बात की जा रही है। ठीक, 4 युगों की बात की जा रही है। ठीक, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, इसमें 4 आएगा। माता पिता, माता और पिता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। और चक्रपाणी हमने बहुब्रीहि बता दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मेढकी को जुकाम होगा। देखिए भैया मेढकी को जुकाम कैसे होगी, वो पानी में खुद ही रहती, तो मतलब क्या होगा, बिना जान पहचान के लेन देन, बिल्कुल गलत है। बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना, या भयंकर बरसात होना, या भयंकर सर्दी होना। देखिए नखरा दिखाना, बिना योग्यता के नखरा दिखाना मतलब फालतू नखरा दिखाना, वही क्या होता है, मेढकी की जुकाम होना मतलब क्या, नखरा दिखा रहे भैया, जुकाम थोड़ी होगी, वो तो खुद ही पानी में रहता है हमेशा। ठीक, तो उससे कौन सा जुकाम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युत्पन्न में शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। देखिए कहीं भी अगर प्रा के बाद आधा ता आए किसी भी चीज में, तो वहां पे हमेशा क्या होता है दोस्तों, प्रति उपसर्ग ही होगा। अगर आ के बाद आधा भा आता तो वहां पर क्या हमेशा उपसर्ग होगा, तो अभी होगा। ठीक, जैसे देखिए प्रत्युत्पन्न, ठीक, प्रत्यक्ष, आप देखते हैं प्रत्यक्ष में पूछ ले कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा के बाद आधा ता आया तो प्रति हो जाएगा दोस्तों, है ना। इस तरह से अगर अभ्युदय है ना, अभ्युदय देखते हैं आ के बाद आधा भा आता और युदय है ना, तो अभ्युदय में पूछ लेगा कौन सा उपसर्ग, तो अभी बता देना दोस्तों। इस तरह से देखिए हमने एक शॉर्ट ट्रिप बनाया था, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो देख सकते हैं खोज करके। ठीक है, हमने बहुत अच्छे बताया था कि इस तरह आप पहचान सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय को बिल्कुल आसानी तरीके से। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 क्वेश्चन ही हिंदी में पूछाएंगे, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए, कौन सा होगा कवित्री, सही इस तरीके से कौन लिखा, कवित्री या फिर कवित्री ये वाला, या फिर ये, या फिर ये। तो हम आपको बता दें किस तरह लिखा था दोस्तों कवित्री, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, कवइत्री होता ना कि कवित्री। ठीक, तो दोस्तों यही वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, कवइत्री दोस्तों। ठीक, चलिए ये 37 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपने 37 में से सही किए दोस्तों। ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा ये भी बताना। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, अगर आपको पता है इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक, शुद्ध नहीं, कौन सा शुद्ध नहीं है, कौन सा गलत है, तो वो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध कौन सा है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, ये कैसा है, या मुझसे यह काम संभव नहीं, या प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, या मैं जा रहा हूं दोस्तों। तो इसमें से कौन सा वाक्य क्या है, गलत है दोस्तों। वो आपको अगर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों, और कितना स्कोर हुआ वो आप हमें बता देना। ठीक है, तो चलिए अगर देखिए आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। और एक चीज बता दें,